नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो जनसंचार के पाठ 3 जो 12th के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। पाठ 3 पढ़ रहे हैं, उसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। एक शब्द आता है नेट या नेट साउंड। इंटरनेट नहीं, यहाँ नेट का अर्थ होगा प्राकृतिक आवाज जो टीवी रिपोर्टर के आसपास आती है। आवाज आंदोलन स्थल के नारे की आवाज, मैच में दर्शकों की आवाज, तो ये क्या कहते हैं? नेट साउंड या नेट कहते हैं। प्रश्न में अगर पूछा जाए नेट क्या है तो उसका उत्तर होगा प्राकृतिक आवाज जो टीवी रिपोर्टर के आसपास आती है, जैसे चिड़ियों की आवाज, आंदोलन स्थल की आवाज जो नारे चलते हैं उसकी आवाज, मैच में दर्शकों की आवाज, ये क्या है? नेट साउंड। अगला है वॉइस ओवर, किसी दृश्य के पीछे आवाज देना, जैसे खबर दिखाते समय रिपोर्टर जो बोलता है उसे वॉइस ओवर कहते हैं। हमें दो शब्द पता चले हैं, एक नेट साउंड, दूसरा है वॉइस ओवर। अगला है बाइट। बाइट मतलब क्या होता है? खबर के समय उपस्थित जो व्यक्ति होता है उसके बयान ही बाइट कहलाते हैं। जो भी व्यक्ति उस समय उपस्थित होता है जब खबर दिखाई जा रही है और उससे जो बयान लिया जाता है या भुक्तभोगी से बयान लिया जाता है उसे कहते हैं बाइट। अब हम बात करते हैं टेलीविजन की भाषा कैसी होनी चाहिए। देखिए, टेलीविजन की भाषा सरल हो किंतु गरिमामय हो, मतलब जो भी शब्द बोले जाएं उस प्रकार से हो, सरल हो, क्योंकि टेलीविजन देखने वाला अनपढ़ व्यक्ति भी होता है, इसलिए उसको टेलीविजन की भाषा समझ में आनी चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है जो आम बोलचाल में गाली गलौज के शब्द हैं उनका भी हम प्रयोग करते हैं। इसलिए भाषा कैसी हो? सरल हो किंतु गरिमामय हो। इसी प्रकार शब्दों का प्रयोग जिनका उच्चारण सरल हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनका उच्चारण सरल हो, न कि कठिन कठिन शब्दों को डिक्शनरी से लाके प्रयोग करें। जैसे क्रय विक्रय के स्थान पर खरीद और बिक्री का प्रयोग कर सकते हैं, स्थानांतरण के स्थान पर तबादले का प्रयोग कर सकते हैं। तबादला के उच्चारण के दृष्टिकोण से अच्छा है, सही है। और स्थानांतरण क्या होगा? कठिन शब्द आ जाएगा। खबर इस प्रकार लिखी हो कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक खबर हो। देखिए, उसमें क्या दृश्य भी दिखाए जाते हैं, तो दृश्य दिखाने के लिए हमको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बस कम शब्दों में हम बातों को समझा सकते हैं। वाक्य छोटे सरल सीधे हों, जिसे समाचार वाचक को पढ़ने में असुविधा न हो। अब बड़े बड़े लंबे लंबे शब्द लिख दिए जाएं तो जो समाचार वाचक है उसको पढ़ने में असुविधा होगी। अतः छोटे छोटे और सरल और सीधे शब्दों को लिखना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनेट पत्रकारिता पर। ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, कुछ भी इसे आप कह सकते हैं। इसे आप इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता कह सकते हैं। अब हम पहले इंटरनेट पत्रकारिता विश्व के अनुसार देखते हैं तो उसकी कौन कौन से दौर चले। तो इंटरनेट पत्रकारिता इसमें तीसरे दौर में चल रही है। पहला है 1982 से 1992 तक का, दूसरा दौर है 1993 से 2001 तक का, तीसरा दौर आता है 2001 से अब तक। ठीक, वर्तमान में विश्व के सभी समाचार पत्र इंटरनेट पर मौजूद हैं। आप देखते होंगे जितने भी बड़े बड़े समाचार पत्र हैं सब इंटरनेट पर मौजूद हैं। भारत में पत्रकारिता का पहला दौर 1993 शुरू होता है। जब विश्व में दूसरा दौर शुरू होता है तब भारत में पहला दौर शुरू होता है 1993 में से 2002 तक। ठीक, अब 2002 के बाद से यानी 2003 से अब तक भारत में दूसरा दौर चल रहा है। अब जरा भारत की प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में या कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। ये सभी प्रश्न 1 नंबर के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम देखते हैं। रीडिफ भारत की पहली वेबसाइट है जो सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। कौन है? रीडिफ। फिर आता है तहलका.com, भारत की विशुद्ध इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ है। तहलका.com ने भारत में विशुद्ध इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ किया। हिंदी इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ वेब दुनिया से माना जाता है। किससे माना जाता है? हिंदी इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ वेब दुनिया से माना जाता है। यह इंदौर की नई दुनिया समूह के द्वारा
आरंभ की गई थी। अब भारत के जितने भी इस समय बड़ी बड़ी पत्रिकाएं हैं वो सभी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। तो भारत में पत्रकारिता का, विशुद्ध पत्रकारिता का आरंभ तहलका.com से माना जाता है और हिंदी में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ वेब दुनिया से माना जाता है।